हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो हाजिर है हम आज आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के जो 12 जून की थर्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस आए हैं, जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन छात्रों ने भी पेपर दिया है आरआरबी एनटीपीसी में 12 जून की शिफ्ट में, जैसे तो सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस कठिन ही आए हैं, लेकिन जो तीसरी शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं, जिन लोगों ने पेपर दिया है उनका ये कहना है कि अभी तक आए हुए सभी शिफ्टों में से सबसे जो टफेस्ट एग्जाम रहा है वो 12 जून की थर्ड शिफ्ट का रहा है। अगर जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया है तो वो 60 से 70 के बीच में भी क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनका जो स्कोर है वो इतना ही जा पा रहा है। अगर अच्छा पढ़ने वाला है, अच्छी पढ़ाई करी है, उसने मेहनत के साथ तैयारी करी है, तो उसका जो स्कोर है वो 60 to 70 के बीच में ही वेरीफाई करता है। तो इस तरह से शिफ्ट सबसे टफेस्ट बताई जा रही है। तो जो क्वेश्चन हमें छात्रों के द्वारा मिले हैं उन क्वेश्चन पर चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया था कि मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या थी। अब मतदाता दिवस जनवरी में मनाया जाता है और जनवरी में 25 तारीख को, 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम पूछी गई थी। तो मतदाता दिवस की थीम जो थी इस बार वो थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। या इसके अलावा मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। क्वेश्चंस आप ध्यान से सुने, इसके आंसर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस परीक्षा में आने वाले एग्जाम में या किसी भी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो इसी के अराउंड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 15वां मतदाता दिवस जो था वो 15वां मतदाता दिवस इस बार 2025 में मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मिला है हमें वो है अनुच्छेद 188 किससे संबंधित है। संविधान से क्वेश्चन है। आर्टिकल 188 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 188 जो है वो विधानसभा या विधान परिषद, विधानसभा संसद दिल्ली में हो गई और विधान परिषद जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है उनमें, तो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों की शपथ से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? 188, ये इसका आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार जो है वो अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में है। तो राज्य सरकार से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो आपको 152वें अनुच्छेद से लेकर के 237 अनुच्छेद के बीच में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला, आप जानते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में है और इससे पूछा गया था कि अजमेर में कौन सी नदी निकलती है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है और उसमें अजमेर नाम का एक जिला पड़ता है, वहां से कौन सी नदी निकलती है? तो राजस्थान की एक ही प्रसिद्ध नदी है और उसका नाम है लूनी नदी। वही अजमेर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, लूनी नाम की नदी। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला से निकल करके अरब सागर में नहीं गिरती है, गुजरात के कच्छ में ही इसका समापन हो जाता है, ये अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती है। और जो लूनी नदी है ये किस पहाड़ी से निकलती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसमें एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी और नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साबरमती को और किस नाम से जाना जाता है। यानी साबरमती जो नदी है, अहमदाबाद की नदी है गुजरात में, इसको किन किन नामों से जाना जाता है साबरमती के अलावा? तो साबरमती के अलावा इस नदी को भोगवा, गिरिकर्णिका या स्वब्रमती भी कहा जाता है। भोगवा, स्वब्रमती या गिरिकर्णिका, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा जो लूनी नदी है, याद रखिएगा आप, हो सकता है अगली शिफ्ट में पूछ दिया जाए आज की लूनी नदी जो है इसका दूसरा नाम क्या है। तो लूनी नदी का दूसरा नाम सागरमती भी इसको कहा जाता है। साबरमती अलग है और सागरमती अलग है। तो जो लूनी नदी है इसका दूसरा नाम सागरमती हो जाता है। इसके अलावा
रावी नदी को और किन नामों से जाना जाता है? तो रावी नदी का जो दूसरा नाम है वो परुष्णी या इरावती, इरावती या परुष्णी नदी जो है वो रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। तो इनकी नियुक्ति, देखिए जजों की नियुक्ति कौन करता है? एक ही करते हैं, वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। तो अगर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इनको बनाया जाता है तो इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेंगे। तो वर्तमान में राष्ट्रपति यानी द्रौपदी मुर्मू जी हमारी हैं, तो ये नियुक्ति करती हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन था कि COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ आयोजित की गई, कहाँ आयोजित की जाएगी? 2025 की जो COP30 है वो कहाँ आयोजित की जाएगी? पर्यावरण से संबंधित है ये। तो COP30 जो 2025 का है वो इस साल 2025 में नवंबर दिसंबर में आयोजित किया जाएगा संभवतः, और आयोजित किया जाएगा ब्राजील में। ब्राजील में एक शहर है बेलम नाम का, बेलम नाम के शहर में इसको आयोजित किया जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि अमन, औस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है? अमन, औस तथा बोरो किस फसल से संबंधित हैं? तो चावल की किस्में होती हैं ये, अमन, औस तथा बोरो चावल की किस्में, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन था कि संगम साहित्य के 8 संकलन से संबंधित क्वेश्चन था कि संगम साहित्य जो है ये दक्षिण भारत का संगम साहित्य है। संगम साहित्य के अलावा सुलुभ वंश, तुलु वंश, ये सब दक्षिण भारतीय वंश हैं। और इसमें से जो 8 संकलन है संगम साहित्य के, 8 संकलन से संबंधित क्वेश्चन था। अब क्या था कि संगम साहित्य के 8 संकलन जान लीजिए आप कौन होते हैं और इसमें क्या क्वेश्चन था। जिन्होंने भी एग्जाम में पेपर दिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि क्या क्वेश्चन था। संगम साहित्य के 8 संकलन है, नाम है इनका एंकनुरु, नरिनाई, अगनारू, पुरुनानुरु, कुरुंथौके और कलितौके, परिपादल और पदिरक्त। दक्षिण भारतीय नाम है तो ये इसी तरह से नाम होते हैं। तो ये 8 संकलन है संगम साहित्य के। इसके अलावा संगम साहित्य के ग्रंथ, संगम साहित्य का ग्रंथ जो है उसको कहते हैं मेलु किनक्कू को, मेलु किनक्की को संगम साहित्य का ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। एक जनगणना से क्वेश्चन था कि भारत का 2025 में बेरोजगारी दर का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो भारत में 2025 में जो बेरोजगारी दर का परसेंटेज है वो 5.1% रहा है 15 साल से ऊपर तक के लिए। और अगर 15 साल से 29 साल तक देखें तो 13.8% रहा है। 15 साल से ये 59 साल तक है, क्योंकि बेरोजगार जो भारत में माने जाते हैं वो 15 साल से ऊपर के व्यक्ति ही माने जाते हैं। 16 साल से व्यक्ति अपना काम कर सकता है और 18 साल से बालिग हो जाता है, वोट डालने के योग्य हो जाता है। तो जो बेरोजगारी की गणना की जाती है वो 15 साल के बाद ही की जाती है, 15 साल से शुरू हो जाती है। तो 15 से 29 साल तक बेरोजगारी का परसेंटेज 13.8%, 13.8%। और अगर पूरा 15 साल से 59 ईयर्स तक देखा जाए तो वो होता है 5.1%। एक क्वेश्चन था जियोग्राफी से और कि कच्छ किस राज्य में स्थित है? कच्छ गुजरात में 2 प्रायद्वीप हैं और एक कच्छ है और दूसरा काठियावाड़ प्रायद्वीप है। तो कच्छ प्रायद्वीप जो है वो किस राज्य में है? गुजरात में है। इसके अलावा काठियावाड़ भी कहाँ है? गुजरात में। तो 2 प्रायद्वीप हैं गुजरात में, कच्छ और काठियावाड़। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? पर्यावरण सम्मेलन 2025 इसका उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया। अगला क्वेश्चन, गुजरात में दुर्गा पूजा में नृत्य, गुजरात के जब नृत्यों की बात आती है तो वहां गरबा या डांडिया, 2 प्रकार के ही नृत्य बहुत ही फेमस है। जैसे पंजाब में भांगड़ा और डांडिया वहां भी होता है, गुजरात में भी गरबा और डांडिया होता है। तो गुजरात में दुर्गा पूजा में नृत्य कौन सा होगा? गरबा या डांडिया। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 1921 से 51 तक की अवधि को जनसंख्या स्थिर अवधि माना जाता है, कहा जाता है। तो क्वेश्चन होगा कि
स्थिर अवधि का वर्ष कौन सा है जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में? तो 1921 से 51 तक जो भारत की जनसंख्या है वो स्थिर रही है, इसलिए इसको स्थिर जनसंख्या माना जाता है इन सालों को, 21 से 51 30 साल तक। इसके अलावा मोहनजोदड़ो यानी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो में किस जानवर की नक्काशी प्राप्त हुई है, या मोहर मोहर जो मिली है वहां पर किन किन जानवरों की उसमें प्रतिलिपि बनी हुई है? तो एक तो वृषभ, वृषभ यानी कि बैल या सांड हो गया। इसके अलावा एक सींग वाला हिरन, एक श्रृंगी हिरन जो है, इसकी मोहर में जो मूर्ति मिलती है, प्रतिलिपि बनी हुई मिलती है, नक्काशी मिलती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ अगला क्वेश्चन था कि 1602 में किस कंपनी की स्थापना हुई थी? देखिए भारत में विदेशी कंपनियां आई, पुर्तगाली भारत में आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, इसके अलावा अंग्रेज तो भारत में आकर के बस ही गए थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कंपनी की स्थापना हुई, तो ऑप्शन के हिसाब से डच भारत में आए थे, नीदरलैंड से आए थे 1602 ईस्वी में। तो 1602 में डच कंपनी भारत में आई थी। और अगर आपसे पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी, तो वो था 1613 का समय। इसके अलावा पुर्तगाली भारत में 1628 में आए। इसके अलावा 1664 में फ्रांसीसी कंपनी भारत में आई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंपनियों से संबंधित था जो कि विदेशी भारत में कंपनियां। और क्वेश्चन पूछे गए थे मेंडलीव की आवर्त सारणी से। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है? मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई थी 1869 में, तो मेंडलीव ने कहा था कि परमाणु जो तत्व हैं वो सभी परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी जो उस समय के ज्ञात तत्व थे मेंडलीव के समय 63 जो एलिमेंट थे वो ज्ञात थे, तो उन्होंने सबको भार के अनुसार रखा था, जो कि उस समय के हिसाब से सही था। लेकिन 1913 तक आते आते गलत हो गया। 1913 में एक वैज्ञानिक आए मोजले नाम के, तो इन्होंने नई आवर्त सारणी फिर से विकसित की और इन्होंने बताया कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो गलत हो गई। तो मेंडलीव ने 63 तत्वों के अनुसार क्वेश्चन जो तत्व थे आवर्त सारणी में उनको रखा था। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन था वो ये आया था कि मेंडलीव ने किन तत्वों को मिस कर दिया है, आवर्त सारणी में किसको नहीं लिखा है, किसके लिए जगह नहीं दी थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी, अब चूंकि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी तो उस समय बहुत सारे तत्वों की खोज हुई नहीं थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से वो हो जाएगा अक्रिय गैसें या हेलोजन्स। उस टाइम पे इनकी खोज हुई नहीं थी, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा अक्रिय गैसें, क्योंकि इसकी जगह उन्होंने खाली नहीं छोड़ी थी। तो आवर्त सारणी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो मोजले की आवर्त सारणी है 1913 वाली, इसमें मोजले ने आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा है, यानी कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को सेट किया है, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 1 से लेकर के 118 तत्व हैं। और हेनरी मोजले ने जब ये आवर्त सारणी बनाई थी तो कई जगह खाली छोड़ दी थी, वो इसलिए कि अगर तत्वों की खोज होती है तो उसमें तत्वों को रखा जा सके। तो इस तरह से ये आवर्त सारणी जो है मोजले की सफल मानी जाती है। ठीक है, तो इसकी क्या विशेषताएं थी? इन्होंने आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा, एस, पी, डी और एफ। इस तरह से 4 ब्लॉकों में बांटा। तो जो एस ब्लॉक है इसको क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, एस ब्लॉक को। इसके अलावा जो डी और एफ ब्लॉक है, डी ब्लॉक जो है ये संक्रमण धातुएं हैं, संक्रमण धातुएं। इसके अलावा जो एफ ब्लॉक है वो आंतरिक संक्रमण धातुएं हैं। इसके अलावा जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में निक्टोजन जो है वो नाइट्रोजन फैमिली के तत्व होते हैं। इसके अलावा हैलोजन और अक्रिय गैसें। तो हैलोजन जो होते हैं वो फ्लोरीन से शुरू होते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एक और होता है स्टेटिन, जिसकी बाद में खोज हुई। तो ये 4 ब्लॉकों में हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी को बांटा था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए आवर्त सारणी से संबंधित, याद रखेंगे आप, शिफ्ट में हो सकता है पूछे जाएं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन
जो पूछा गया था कि भारत का पहला न्यायालय किस अधिनियम से आया, किस रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में न्यायालय बनाए गए। तो भारत में जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, आया था अंग्रेजों के द्वारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें कहा गया था कि भारत में एक उच्च न्यायालय की स्थापना, इसके अलावा 2 इसके अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो न्यायालय बनाए गए इसके जस्ट 1 वर्ष के बाद। तुरंत आया था तो तुरंत तो न्यायालय बन नहीं जाएंगे, कुछ समय लगेगा। तो 74 में पहले न्यायालय बनाया गया, उच्च न्यायालय, जिसका नाम था कलकत्ता। ये आजादी से पहले तक भारत का उच्चतम न्यायालय रहा है, लेकिन वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं हम लोग। तो कलकत्ता और इसके अधीन मद्रास और चेन्नई 2 न्यायालयों की स्थापना की गई 1774 में, 1774 में। अगला क्वेश्चन था कि भारत सरकार का विनिमय निवेश कौन कंट्रोल करता है। तो भारत सरकार के जो भी विनिमय निवेश होते हैं वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। अगला इसी से संबंधित क्वेश्चन था कि आरबीआई निदेशक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आरबीआई जो निदेशक नियुक्त किए जाते हैं वो 4 साल तक के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो आरबीआई निदेशक के जो कार्यकाल है वो 4 साल का हो जाता है। 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन था कि 1857 का संबलपुर विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो संबलपुर विद्रोह का नेतृत्व जो है वो वीर सुरेंद्र साय नाम के व्यक्ति ने किया था। वीर सुरेंद्र साय नाम का एक व्यक्ति था जिसने जो है संबलपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि जेन्युइन क्वेश्चन थे, एग्जाम में आए थे। कल की शिफ्ट में, 3rd शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ्स के बहुत ही लेंदी क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। टीसीएस हमेशा से ही ऐसा ही करती है कि एक क्वेश्चन अगर पूछा है तो उसी के तहे में घुसते हुए चले जाते हैं, सवाल को टफ से टफेस्ट बनाने की कोशिश में ये लगे रहते हैं। तो इस तरह से एग्जाम में आप जो है बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और सही ज्यादा अटेम्प्ट करें, क्योंकि जब आप ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो जो एक्यूरेसी है उस हिसाब से ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक ठाक है, 80-90%, 95% तक है, 90 से अगर कम है तो आपके नंबर जो है क्वेश्चन जरूर कटेंगे। अगर 90 से आपकी एक्यूरेसी ऊपर रहती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा नॉर्मलाइजेशन के लिहाज से। ठीक है, तो इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए रोज ही एग्जाम के रिव्यू लाते रहेंगे, तो इस तरह से वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।